अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज अमीर। वफाकी बजट 2023 और 24 आज पेश कर दिया है। एहसाक डार साहब ने पेश किया है। मजमूई जो बजट आज पेश किया है तकरीबन 144 खरब और 60 अरब रुपए का। खसारा 75 खरब 73 अरब रुपए का होगा और जो मजमूई आमदनी है वो तकरीबन 131 खरब और 63 अरब रुपए ये होगा। ये खसारे का बजट पेश किया। जिस तरह मैंने पहले ही आपको बताया कि खसारे का बजट है तकरीबन 75 खरब रुपए यानी कि 73 अरब रुपए। ये पूरा खसारे का बजट है। और दूसरी बात, इसमें एक खुशखबरी भी है। इसमें खुशखबरी ये है कि वफाकी बजट ने 1 ग्रेड से लेकर 16 ग्रेड तक तकरीबन 35% तनख्वाह का इजाफा किया है। और दिफाई बजट में भी इजाफा हुआ है तकरीबन 1800 अरब से ज़्यादा बढ़ के जो है ना, इसमें वो भी जो है ना इजाफा किया गया है। और यानी कि 17 ग्रेड से ऊपर मुलाजमीन में 30% जो है ना उसमें इजाफा किया गया। दिफाई बजट 18 खरब 4 अरब रुपए का हुआ है। गुज़श्ता माली साल जो दिफाई बजट था वो 15 खरब 23 अरब रुपए का था। यानी कि ये पूरा बजट तकरीबन 14,000 अरब रुपए का यानी कि 14,060 अरब रुपए का ये बजट पूरा पेश किया गया है। और इस बजट के ऊपर मुख्तलिफ गेस्ट होंगे आज जो इस बजट के ऊपर बात करेंगे। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, पेशे के हवाले से डॉक्टर हैं, डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, सेनेटर रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सर। और मेरे साथ मईशत के ऊपर ज़बरदस्त उनका एक काम हुआ है, फराज लाखानी साहब मेरे साथ होंगे। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब, बजट आज पेश किया गया और जिस तरह बजट पेश किया गया है उसमें जिस तरह मैंने खुशखबरी भी सुनाई है आपको, एक खुशखबरी और भी है। ज़रूरी कर्जों की जो पहले हद थी वो तकरीबन 1800 अरब रुपए थी, अब तकरीबन 22 अरब यानी कि 22 अरब रुपए कर दिए, 2250 अरब रुपए कर दिए, यानी कि उसको भी बढ़ाया गया। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब इसके ऊपर? देखिए, खसारे का तो बजट एक्सपेक्टेड था, पर गवर्नमेंट ने कोशिश ज़रूर की है कि कुछ जो रिलीफ जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको फ़ायदा हो। 1 से 16, 16 से 22 ग्रेड वालों को, मज़दूरों की तनख्वाह भी 30,000 इन्होंने रखी है, ये भी अनाउंस किया है। तो ये है। बाकी एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा जीडीपी हमारी वहीं से बढ़ती है, तो इन्होंने कर्जे वर्जे दिए हैं, पर एज सच कि कोशिश है। आईएमएफ ने भी आसरा दिया है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि आईएमएफ ने आसरा दिया है कि वो कर्ज देंगे और हमने उनकी शर्त मान ली हैं सब। तो आने वाले दिनों में चीज़ें और खुलकर सामने आएंगी, पर अब इस हालात में तो इसी तरह ही चीज़ हो सकती है। फराज साहब, आपके सामने बजट पूरा आपके सामने है। तकरीबन 144 खरब 60 अरब रुपए का बजट है, खसारे का बजट है। क्या आप क्या इसके ऊपर तज्जिया करेंगे कि इस बजट से कोई रिलीफ, कोई आम आदमी को, गरीब आदमी को, बिजनेस कम्युनिटी को क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, रिलीफ तो दिया गया है अंडर द सर्कमस्टांसेस जो उनके पास मौजूद है, कंसिडरिंग द पेंशन, कंसिडरिंग द सैलरी जो है इंक्रीमेंट दिया गया है 30 से 35%, तो पेंशन में भी बढ़ाया गया है। फिर आप दूसरी चीज़ों को देखें, ये सोलर से रिलेटेड विच इज़ अगेन वेरी बेनिफिशियल स्टेप्स है जो टेकन के सोलर के जो मशीनरी है मैन्युफैक्चरिंग जो करेंगे, सोलर का इक्विपमेंट जो आएगा वो ड्यूटी फ्री ना होने के बराबर। फिर आईटी सेक्टर में बड़ा रिलीफ है कि आईटी की इनकम पे और आईटी से रिलेटेड इंपोर्ट पे देयर इज नो ड्यूटी। फिर एक तरीके की एमएसटी के बारे में बात, $100,000। ये सब चीज़ें जो की गई हैं ये तो ठीक है, अंडर द सर्कमस्टांसेस जो करने चाहिए वो की है। लेकिन मोर और लेस आप देखिए, दिस हैज टू बी अंडरस्टूड दैट ड्यू टू द फैक्ट्स ऑफ द बर्डन ऑफ द लोन वो इतना ज़्यादा है कि वो डेफिसिट तो आना है, और इसको कुछ नॉन पॉपुलर डिसीजन किसी भी वक्त में लेने पड़ेंगे। जब तक हम, मेरा ख्याल से, डिपेंडेंसी ऑन द साइड ऑफ द इम्पोर्ट रखेंगे, ये लॉन्ग टर्म में भी हमें बाइट करेगा। और मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, इस वक्त दुनिया भर में महंगाई है, तो पाकिस्तान में भी उसका इम्पैक्ट है। पाकिस्तान में उसने थोड़ा सा
ज़्यादा ही इम्पैक्ट है। लेकिन लॉन्ग रन में हमें, फिर मैं वही कहूँगा कि मेड इन पाकिस्तान पे उतरना पड़ेगा, कुछ हार्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो कि वक्त का तकाजा है। अभी मैं समझ सकता हूँ कि कुछ स्टेप्स ऐसे लिए गए जो IMF से की कंडीशंस को पूरी करते हुए लिए गए हैं। लेकिन having said that, again, the meeting of the loans और इसकी जो रीपेमेंट का स्ट्रक्चर है, ये लाजमी है हमें को करके हमें इसको रीस्ट्रक्चरिंग भी करें और इसकी डेट में भी इसको थोड़ा आगे जाके इसको इसके कमी बेशी करवाने की तरफ ले जाएं। सर, दो चीजें और भी हैं इसमें बड़ी अहम बजट में, अगर आपने आज आपकी नजर से पूरी बजट गुजरी है। सबसे पहले 700 अरब रुपए के नए टैक्स यानी के, और आपकी जीडीपी ग्रोथ जो रखी है 3.5% रखी है, आपको पता है ग्रोथ ही है जीडीपी की है 3.5, और 700 अरब रुपए के नए टैक्स। इसका इंपैक्ट गरीबों पे, मिडिल क्लास, सैलरीड जो होंगे लोग, उनके ऊपर पड़ेगा? नहीं, ये तो मेरा ख्याल है, अगर आपने भी, मेरे ख्याल सभी ने देखा है, वो तो गरीबों के लिए तो लगाए नहीं, वो तो उस पर थ्रेश होल्ड पे कर दिया जो 150 मिलियन की इनकम से अबव है। तो ज्यादा हर चीज का इम्पैक्ट जो है ना उन पे ले गए, जो वो वाली क्लास है जो हायर क्लास है, उन पे इम्पैक्ट ले गए, या नॉन फाइलर क्लास है। अब नॉन फाइलर तो आपको पता है ना कि उस पे टैक्स, ताकि वो टैक्स एम्बिट के अंदर आ सके, तो इसका इम्पैक्ट कहीं से भी वो आम पब्लिक पे या गरीब आवाम पे कहीं पे नहीं। उनको तो सहूलत करने के लिए उनके लिए सब्सिडी के प्रोग्राम्स रखे गए। लेकिन ये सब कहने के अलावा मैं ये जरूर चाहूंगा इधर कहना, ऐड अप करना कि लॉन्ग रन में हमें अपने आप को स्ट्रेंथ पे लाने के लिए जरूरी है कि हम एक ग्रोथ बेस्ड इकोनॉमी से शिफ्ट हो। टेलीफोन लाइन पे ही रहे डॉक्टर साहब, मतलब बार बार वजीर खजाना कह रहे हैं, इसाक डार साहब कह रहे हैं कि जो मुश्किल हालात हमें मिले ये सब पिछली गवर्नमेंट यानी कि पीटीआई गवर्नमेंट जिम्मेदार है इसकी। दूसरी बात, वज़ीर आज़म ने भी ये कह दिया कि अब तो मुआहदा होना ही है IMF के साथ, हमने सब शराइत मान ली। आज मुश्किल जो सूरत हाल है उसकी जिम्मेदार पिछली गवर्नमेंट, आप भी समझते हैं डॉक्टर साहब? देखें, पिछली गवर्नमेंट बिल्कुल है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को आइसोलेट किया फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल और डिप्लोमेटिक वे में, वरना बहुत से मसले हमारे मिडिल ईस्ट से या यूरोप से, अमेरिका से हल हो सकते थे, चाइना से भी हल हो सकते थे। पाक चाइना कॉरिडोर भी काम उन्होंने बंद कर दिया। तो ये अपनी जगह पर बिल्कुल सही है कि प्राइम मिनिस्टर या इसाक डार जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर मैं इसको एक कदम आगे कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम डिस्कस नहीं करते हैं टैक्सेस के मद में, दूसरी चीज़ों के मद में। तो ये चीज़ें तो हमें 47-48 से चीज़ें मिल रही हैं, और हमने बहुत से 21 के लगभग IMF से हमने कर्जे लिए हैं, और हमारी इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रही है उसका जवाब भी हर आदमी के पास है, पर टीवी रेडियो पर नहीं बोल सकता है। और वो मसले जब तक हल नहीं होंगे तो इसी तरह ही हशर रहेगा। सही। फराज लग रहा है, मैं आपकी तरफ आऊंगा। मतलब तो आपको पता है कि जिस तरह वजीर खजाना कह रहे हैं कि ये जितने मुश्किल हालात मिले हैं इसकी जिम्मेदार पिछली गवर्नमेंट से, आज उन्होंने ये बात वजीर आजम ने भी कहा है कि हमने सब शराइत मान लिए, सब शराइत मनो अन हमने पूरे कर दिए IMF के, अब तो मुआहदा होना है। आप क्या कहेंगे IMF के मुआहदे के ऊपर? मैं भी बिल्कुल यही कहूँगा कि सारे इसमें बजट के हिसाब से सारे शराइत माने गए ताकि ये पेश कर सके रास्ता to go in the program of IMF, because there is going to be a very difficult way for option B, क्योंकि ऑप्शन B इस हद तक डिफिकल्ट है मेरा ख्याल है कि जो भी लोन से उनकी रीस्ट्रक्चरिंग करना और उनको आगे लेके जाना इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट साइन फॉर अस। सो हमें इस जगह पे खड़े होकर यही फैसला करना था कि हम जो है ना IMF के मैक्सिमम हर चीज़ पूरी करें ताकि हम इसके IMF के प्रोग्राम में जाएं। लेकिन लॉन्ग रन में मैं फिर वही कहूँगा कि बहुत सारी स्ट्रिंजेंट एक्शंस है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेना होगा, चाहे वो कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो। लेकिन मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि दुनिया भर के
जो डेवलप इकोनॉमीज है उनके पास रोड मैप होता है 20-20, 25-25, 30-30 सालों का, और वो कभी भी 30 साल का जो फाइनेंशियल प्रोग्राम होता है वो कभी भी डेविएट नहीं करते थ्रू गिविंग अ सब्सिडी ऑन द पेट्रोल। अगर गवर्नमेंट जा रही है तो सब्सिडी दे दो पेट्रोल की, जैसे लास्ट हुकूमत ने किया, या कोई भी तरीके से नेशनल एक्सचेकर को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, बल्कि उसमें डेवलपमेंट के प्लान होते हैं और वो सस्टेन करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द जनरल इलेक्शंस, इररिस्पेक्टिव ऑफ किसी की भी हुकूमत आए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए। मेरा ख्याल है इट इज द टाइम दैट वी शुड अंडरस्टैंड कि टाइम लिमिटेड है सर। बड़ी मेहरबानी फराज लाखनी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना। ब्रेक का टाइम का, ब्रेक के बाद आते हैं डिस्कशन को आगे। वेलकम इरानी, मुझे टेलीविजन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, एमएनए है नून लीग की और गवर्नमेंट से उनका ताल्लुक है, डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम जी मेरी तरफ से सबको। डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब सेनेटर रह चुके हैं पीपल्स पार्टी के, वो भी आपको सलाम कर रहे हैं। मेरी तरफ से भी कह दीजिए। बजट आज पेश किया है और आज बजट पेश करने के दौरान 2-3 चीजें भी अहम है। एक तो सबसे पहले इसाक डार साहब कह रहे हैं कि मुश्किल हालात में हमने बजट पेश किया, क्योंकि ये मुश्किल हालात तहरीक इंसाफ की वजह से थे। क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, बात करें आप। ठीक है, बात करें। आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, ये शक व शुबे की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल ठीक फरमा रहे थे, क्योंकि किसको नहीं पता कि मुल्क का जो सत्यानाश करके गई है, दिवालिया निकाल के गई है, तो पीटीआई निकाल के गई है ना। तो उसमें यह है कि भी अगर वो जिम्मेदारी नहीं लेती तो हम उनको मजबूर तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें नजर तो आता है, पूरी दुनिया को नजर आता है कि ये हमारे मुल्क के साथ क्या करके गई है। और फिर उसके बाद जब इसको हमने आईनी तौर पे फर्क किया, उसके बाद भी इनका मोटो यही था कि हम इतनी उद्यम मचाएं, हम इतना सियासी बहरान क्रिएट करके रखें कि ये अपने मकसद में मुआशियत को, हमारा जो मुआशी बहरान है उस पर काबू पाने के काबिल ना रहें। देखें, मकसद वो जहां से निकलने के बाद भी नहीं भूले थे। सही। क्योंकि उनका एक ही मकसद था कि पाकिस्तान में हर लिहाज से जो डिफॉल्ट है उसको क्रिएट किया जाए, मुआशी डिफॉल्ट क्रिएट किया जाए, और सियासी और आप ये देखिए, सियासी क्राइसिस के साथ साथ आईनी क्राइसिस भी साथ में शामिल हो गए। सही। अब ये तीनों क्राइसिस जो है मिलके मुल्क के साथ क्या इन्होंने किया, ये कभी हम सोच भी नहीं सकते कि क्या मुल्क के साथ मोहब्बत करने वाले लोग ऐसा सोचते हैं। जब हुकूमत हाथ में होती है तो सबको साथ लेके चला जाता है और मशवरे के साथ, बाहमी मशवरे के साथ चला जाता है, ताकि अच्छे प्लान्स बने, अच्छी मंसूबा साजी हो और हम आवाम को अच्छा डिलीवर कर सकें। यही मकसद होता है ना। सही। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है, आप बात करें। तो उसमें ये तो वो पूरा नहीं कर सके, और अब अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने मुल्क की भागदौड़ संभाली है, उस वक्त हमारे ज़हन में सिर्फ एक बात थी, पाकिस्तान को बचाओ, सियासत की परवाह ना करो। हमने अपनी सियासत को दाव पे रखा। सही। आप टेलीफोन लाइन पे रहें डॉक्टर साहब। डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा एमएनए, आप भी डॉक्टर हैं सर। मसले मसाइल तो इस गवर्नमेंट के लिए बहुत हैं। अब इसाक डार साहब कहते हैं मखलूत हुकूमत ने और जो है डिफॉल्ट होने से पाकिस्तान को बचा लिया। वाकई ये सही है कि डिफॉल्ट हम होने जा रहे थे? जिस तरह इसाक डार साहब कह रहे हैं कि हमने उसको बचाया है, मुश्किल फैसले किए हैं, जिस तरह डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि हमने मुश्किल फैसले किए, अपनी सियासत को कुर्बान किया है, रियासत को बचाया, इकॉनमी को बचाया है, मुल्क को बचाया। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और डिफ़ॉल्ट तो होने वाला था, बच गया है। और डिफ़ॉल्ट क्यों हो रहा था, उसमें
हज़रत इमरान खान के बड़े कारनामे थे और उसके साथ दूसरे उनके साथी तो पाकिस्तान को कहीं का भी नहीं छोड़ा था। अब तो डॉक्टर साहब नई पार्टी भी वजूद में आई है, इस्तेहकाम में पाकिस्तान है, फिर एक तजर्बा। ये इस तरह है जिस तरह इमके हकीकी बनी, या पीपल्स पार्टी से पेट्रियट बनी, या मुस्लिम लीग से क्यू पार्टी बनी, या फातिमा जिन्ना के सामने रिपब्लिकन पार्टी बनी। तो ये पार्टी इसका पीपल्स पार्टी से तो बहुत पार्टियां बनी, प्रोग्रेसिव पीपल्स पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, सिंधी बलोच पश्तून फ्रंट, पता नहीं क्या क्या बना। मतलब है कि ये एक फेल्यूर, जैसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये सो कॉल्ड जो पंछी साथ हुए हैं, और जिस तरह पीएसपी और दीगर पार्टियों का या हकीकी का जो था हशर, वही हशर इनका होगा। डॉक्टर साहिबा, आपको बड़ा चैलेंज है। एक तो मैशियत आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, आपका वोट बैंक जिस तरह पंजाब में कमजोर हुआ, दूसरा नई पार्टी इस्तेहकाम में पाकिस्तान का वजूद आने में, यह भी सियासी तौर खतरा आपके लिए, आपका वोट बैंक टूटेगा, क्या कहेंगी? बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। अगर पार्टियां अगर 2 या 4 महीनों में या 1 साल में 2 साल में एस्टेब्लिश होने लग जाए तो हर 6 माह बाद एक पार्टी नई सामने आई पड़ी होती। सही। अब इमरान खान ने कहा था कि मुझे 22 साल हो गए स्ट्रगल करते हुए, तो ये जो सूखे पत्ते उड़े हैं पार्टी में से, वो 1 सेकंड नहीं लगा। सही। ये पार्टियां मजबूत ऐसी नहीं होती, ये आपकी एक लॉयल्टी होती है आप लीडर के साथ। लीडर की एक बहुत ज्यादा उनके साथ एक मोहब्बत होती है, अटैचमेंट होती है, और वो अपना एतमाद कायम करते हैं, जिससे उनके तमाम साथी हर दुख में तकलीफ में उनके साथ स्टैंड करते हैं। जैसे कि अब हमने इमरान खान के दौर में हर मुश्किल टाइम गुजारा, शिकवा भी नहीं किया और अपने लीडर का साथ भी नहीं छोड़ा। ये होती ना पार्टी। जो 22 साल से बना रहा था पार्टी, वो तितर-बितर होने में 1 हफ्ता भी नहीं लिया उसने। तो ये जो नई पार्टी आएंगी वो भी तो यही टूटे हुए लोग हैं, जिनको अब जिनकी असलियत अब लोग जान चुके हैं। मैं समझती हूँ जिनके ऊपर दहशतगर्दी का लेबल लग चुका, बुलवागिरी का लेबल लग चुका, उनको तो कहीं किसी पार्टी को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए। अगर हमने अपनी आवाम के सामने एज ए रिप्रेजेंटेटिव इन्हीं लोगों को फिर लाना है, तो फिर इनको खत्म ही नहीं होने देना था, फिर इनको बुलवागिरी भी करते रहने देने थी। लाइन ड्रॉप हुई है मैडम की। डॉक्टर साहब, इलेक्शन से पहले कोई आप डायलॉग देख रहे हैं, मुज़ाकरा देख रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी, जिस तरह डॉक्टर साहबा कह रही हैं कि इनसे न बात होगी न मुज़ाकरात होंगे, ये दहशतगर्द थे, इसी तरह बात भी नहीं होगी। आपको पता है सियासत में तो बात होती है, मुज़ाकरात होते हैं। हमारी लीडरशिप कह चुकी है, जिसमें ज़रदारी साहब, जनाब बिलावल साहब, जनाब हमारी दूसरी जो लीडरशिप ने ये कहा कि बात के दरवाजे खुले पड़े हैं, तो बात तो होनी चाहिए। और दो हम उससे इख्लाफात करते हैं। हम समझते हैं कि ये जो पार्टी है इमरान खान की बनाई गई, या जो भी फिनोमेना है, सियासत में तो बातचीत जारी रखनी चाहिए और निगलेक्ट तो नहीं करना चाहिए किसी भी सूरत में। ये चीज़ हमने देखी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी बातचीत की, और शेख मुजीबुर रहमान हो या बेनज़ीर शहीद ने भी उन लोगों से बात की, बेगम नुसरत भुट्टो साहबा ने, जिन लोगों ने भुट्टो साहब की फांसी में एक्टिव थे, उनसे बात की, और फिर MRD बनी। तो पीपल्स पार्टी की जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसमें हमने हमेशा मीसाक जमहूरियत भी की, हर पार्टी से हम इंटैक्ट रहे हैं, बातचीत की है। इसलिए हम समझते हैं कि वो अल्ताफ़ हुसैन हो या इमरान खान हो या कोई भी हो, उनसे बातचीत होनी चाहिए
और मैं एक सियासी वर्कर हूँ, मैं इसको इस पर बिलीव करता हूँ। आपके और दीगर चैनलों पर मैं ये बात करता रहा हूँ शुरू से लेकर। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए पॉलिटिकल फोर्सेस के बीच में। डॉक्टर साहब नहीं है। हाँ डॉक्टर साहब, तो बात होनी चाहिए। बिल्कुल, पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, सबके बातचीत होनी चाहिए। और वोट बैंक तो है ना उसका, इससे तो इनकार नहीं कर सकते ना। वोट बैंक अब तो डॉक्टर साहब जिस तरह नया धड़ा बना है, आपको खुद पता है, मुझे पता है, वो वोट बैंक तो उसकी तरफ जाएगा। उस 100 जने गए ना, उसमें से 5% इलेक्टेबल्स हैं, बाकी सब हैं इमरान इस्माइल, बबलू, जो फहद चौधरी, वो उसका भी कोई वोट बैंक नहीं है। जेलम में 300 आदमी इकट्ठा नहीं कर सकता है। यहाँ जो उसमें से सिर्फ 5% इलेक्टेबल्स हैं, बाकी सब इधर उधर गए। बाकी मुझे आज का पता नहीं है सारा दिन कि केपी से क्या तोड़फोड़ हुई है नहीं हुई है, मगर अभी केपी वाले इंटेक हैं। पश्तून बेल्ट की मैं बात कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं कि परवेज खटक ने शामिल हुए नहीं हुए, दैट आई डोंट नो। ना वो नहीं हुए तो पश्तून बेल्ट अभी उनके साथ है सारा, तो वोट बैंक तो है ना उसका। इसी तरह पंजाब में भी। डॉक्टर साहब, अगर जिस तरह माजी में तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया गया, बनाया गया, हुकूमत दिलाई गई, एक डायरेक्शन के साथ सब कुछ चीजें हुई, इसी तरह अगर इसी धड़े को होती है तो ये तो जमहूरियत के लिए नुकसानदेह नहीं होगा? देखें, मसला है कि इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह है कि इनके जो लोग तोड़ फोड़ कर ये पीपल्स पार्टी में आने वाले थे, जरदारी साहब ने बड़ी कोशिश की थी, कर रहे हैं, बैठे हैं, बिलावल साहब ने बड़ी कोशिश की थी, या कि वो लोग, क्योंकि सबसे ज्यादा मुतासिर तो हम हुए हैं ना। ठीक है सर। मीर अली साहब इकोनॉमिस्ट हैं, माहिर मैशियत हैं, मारूफ शख्सियत हैं पाकिस्तान की। मीर अली मेरे साथ हैं, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, बजट आपकी नजरों से गुजरा, क्या कहेंगे इस बजट के हवाले से? खसारे का बजट है, नए टैक्सेस भी तकरीबन 77 अरब रुपए के लगे हैं, क्या कहेंगे सर? क्या कहें, सबसे पहले तो ये कहा जाए कि अल्लाह का शुक्र है बजट आ गया इन हालात में। देखिए, बजट एक ऐसी चीज होती है जिसमें से जो कोई हामी हो वो उसके फवायद निकालेगा और जो उसका मुखालिफ हो उसमें से खामियां निकालेगा। मगर एक मईशतदान का काम ये होता है कि अगर वो सियासी ताल्लुक भी रखता है तो इस वक्त उससे बालातर होके बात करे। सही। तो अगर मैं वो बात करूं तो फिर मैं ये बात कहूंगा कि पाकिस्तान में कब अच्छा बजट आया है पिछले 20 या 22 साल के अंदर? थोड़ा सा बेहतर होता है या थोड़ा सा बदतर होता है? कभी पाकिस्तान में अवाम दोस्त बजट नहीं आया। ये एक सियासी जुगतबाजी है जो किसी ने पाकिस्तान में उर्दू में ईजाद कर दी, जैसे अंग्रेजी में इडियम ईजाद होते हैं और टर्म्स कॉइन होती है। पाकिस्तान में ये टर्म कॉइन हो गई अवाम दोस्त। अगर बजट अवाम दोस्त है तो रोड पे कैमरा लेकर भेजे अपने कैमरामैन को और अवाम से पूछे कि इसमें क्या दोस्ती नजर आ रही है आपको, या उससे पिछले वाले में या उससे पिछले वाले में। देखिए, $20 बिलियन के डेफिसिट में बैठे हुए हैं हम। 19 से 32 बिलियन डॉलर चाहिए हमें अगले 12 से 28 महीने के अंदर पे बैक करने के लिए। हम कहाँ से देंगे? इस वक्त हमारे रिजर्व जो है $4 बिलियन हुए हैं। हमारी जीडीपी 6.3 से 0.29 पर आ गई है। इस वक्त हमें 2 सेकंड के लिए सियासत को दूर करके हल निकालना पड़ेगा, और वो हल सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरीके से आ सकता है। चाहे कोई गवर्नमेंट आए, 5 साल के लिए आएगी, IMF भी खुश रहेगा उनसे डील करने के लिए, दूसरे ममालिक भी खुश रहेंगे उनसे डील करने के लिए, इसलिए खुश रहेंगे कि पॉलिसी रिवर्सल नहीं होगा। अब जो भी कोई डील करेगा उसके जहन में ये है कि जी अक्टूबर में अगर इलेक्शन होते हैं तो 3 महीने के बाद नई गवर्नमेंट आती है तो वो हमारे मुआहदों को रिवर्स ना कर दे, एक अदद मिनी बजट ना लेकर आ जाए, जिसको बजट तरमीम कहते हैं पाकिस्तान में, उसको अमेंडमेंट कहते हैं पाकिस्तान में, उसको मिनी बजट कहते हैं। सर, टाइम लिमिटेड था, आप बिजी थे, टाइम बहुत ही कम है, दोबारा आपको किसी इसी हवाले से इसी शो में जरूर लेंगे। टाइम लिमिटेड है, ये मजबूरी होती है। आपकी बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। जो मुल्क की सूरत हाल है आपके सामने है, अवाम दोस्त जिस तरह तज्जिया निगार करें, अवाम दोस्त बजट नहीं होता। जिस तरह टारगेट रखा है, जिस तरह ग्रोथ का टारगेट 3.5
यानी कि ये जीडीपी का है, ये ग्रोथ टारगेट क्या पूरा कर सकेंगे या नहीं सके, खसारे का बजट है और नए टैक्सेस जिस तरह लगे हैं ये इसका बोझ डायरेक्ट आवाम के ऊपर पड़ता है नहीं पड़ता है। बजट के बाद रिएक्शन देखते हैं, मार्केट के अंदर देखते हैं, पब्लिक के ऊपर देखते हैं, मुल्क के अंदर देखते हैं क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।